डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा कि एक सेक्टर में वर्क के बेस पर कौन कौन से इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें नेचर प्रोड्यूस करती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, कॉटन है, प्लांट्स हैं, या डेयरी फार्म्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि नेचर बनाती है और हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है। ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी में, जो कि प्रोडक्ट नेचर बनाता है, हम नहीं बनाते। हम उसके प्रोसेस में तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बनाता नेचर है। सेकेंडरी जो सेक्टर है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, जिसमें फूड और जैसे पकाते हैं हम खाना, जो शर्ट्स हैं, शूज़ हैं, कार हैं, फर्नीचर हैं, ये है मैन मेड गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, जिसे प्राइमरी सेक्टर में के चीज़ों को रॉ मटेरियल यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर में बनाया जाता है। उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो है वो तृतीयक क्षेत्र है, ये सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में जैसे कि व्हीकल्स हैं जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में यूज़ होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, ये सब जो आते हैं, सभी सेवा क्षेत्र हैं, वो तृतीयक सेक्टर में आते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे द कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produced a very large number of goods and services. तीनों सेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स में होता है। आल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। और बहुत सारे लोग जो हैं इन तीनों सेक्टर्स में काम करते हैं, जिससे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। द नेक्स्ट therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in the 3 sectors. अब यहाँ ये एक बात है कि कितने गुड्स और सर्विसेज सभी सेक्टर्स में प्रोडक्शन होता है, कितने गुड्स और सर्विसेज का, और कितने लोग उसमें काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। सभी इकोनॉमी में कोई ना कोई एक सेक्टर डोमिनेंट होता है, मतलब जिसका बाकियों से जीडीपी में ज़्यादा योगदान होता है, और बाकी सेक्टर स्मॉल होते हैं साइज़ में, वो प्रोमिनेंट सेक्टर होता है और उसका प्रोडक्शन जीडीपी में सबसे ज़्यादा होता है, टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दी होती है उसने। तो जैसे इंडिया में पहले एग्रीकल्चर था, अब टर्शियरी सेक्टर उभर रहा है। इसी तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा कम डेवलप होता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाती हैं। जो डेवलपिंग होती है उसमें कई बार इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है। हाउ डू वी कुड द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? हम अलग अलग सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को कैसे जान सकते हैं और गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट कर सकते हैं कि पूरी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, but you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. अगर हम प्रोडक्शन को गुड्स के बेसिस पे मापें तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ ये मापना आसान नहीं है। कितने प्रोडक्शन हुए, फर्नीचर कितना बना, कार्स कितने बने, नट्स नेल्स कितने बने, इन सब को एक एक को काउंट करना बड़ा मुश्किल है। सो यू आर राइट टू इन थिंकिंग सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक सजेस्ट दैट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं। जब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसकी क्या लेते हैं, जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसके फाइनल गुड की कीमत को ले लेते हैं। इसकी बजाय कि हम इनके नंबर काउंट करें कि 10 चेयर बनी, 15 कार बनी, इतने कंप्यूटर्स बने, उनकी बजाय सबकी काउंटिंग रखने की बजाय हम वैल्यू ले लेते हैं कि टोटल कितनी गुड्स और सर्विसेज, कितनी वैल्यू की, कितनी कीमत की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kg ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ wheat विल बी 80,000। अगर 10,000 kg वीट का प्रोडक्शन होता है, 8 पर kg है उसकी वैल्यू, तो 80,000 का प्रोडक्शन हुआ। तो हम यहाँ वीट को काउंट नहीं करेंगे, हम किसको काउंट करेंगे,
80,000 रुपीज़ को। इस तरह से 500 कोकोनट का प्रोडक्शन हुआ, एक कोकोनट 10 रुपये का है तो 50,000 का टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो हम यहाँ पे कोकोनट्स को काउंट नहीं करेंगे, वीट को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, यहाँ 80,000 को, यहाँ पे 50,000 को। सो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द 3 सेक्टर्स कैलकुलेटेड एंड एडेड अप। तीनों सेक्टर्स की कीमत को, वैल्यू को हम काउंट करते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं, दैट इज़ GDP. Remember, there is one precaution one has to take. Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include final goods and services. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि सारी की सारी गुड्स जिनका प्रोडक्शन होता है उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, सिर्फ किसको करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसका रीज़न क्या है, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। जैसे हम मान लो कार को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में लेते हैं, कार की वैल्यू काउंट करते हैं, तो कार की वैल्यू में उसकी बॉडी की वैल्यू, उसकी व्हील की वैल्यू, उसके पार्ट्स की वैल्यू पहले से ही काउंट हो चुकी है। अगर हम उसको पहले से काउंट करेंगे, रॉ मटेरियल में भी काउंट करेंगे, जब वो रॉ तब भी उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक बार रॉ मटेरियल के रूप में और एक बार कार के पार्ट्स के रूप में। तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं। टेक फॉर इंस्टांस अ फार्मर हु सेल्स व्हीट to a flour mill of rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to biscuit company at rupees 10 per kg. मान लो कि फार्मर जो है वो फ्लोर बेचता है 8 पर kg पर, और जो कंपनी है वो 10 रुपये पर kg और बिस्किट बेचती है। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। और जो कंपनी है वो 4 पैकेट्स बनाने के लिए शुगर और ऑयल का यूज़ करती है बिस्किट्स बनाने के लिए। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू कंज्यूम फॉर ₹60 15 पर पैकेट। और मान लो कि वो 15 पर पैकेट के हिसाब से 60 रुपये का मार्केट में बेचती है। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स एंड गुड्स दैट रीच टू कंज्यूमर। तो हम 60 रुपीज़ को काउंट करेंगे, बीच में जो फ्लोर की वैल्यू आई, जो वीट की वैल्यू आई, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो 60 रुपीज़ है, एक 60 रुपीज़ में फ्लोर की भी वैल्यू काउंटेड है, वीट की भी वैल्यू काउंटेड है, इसमें सारी वैल्यूज़ काउंटेड हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड में सभी की वैल्यू काउंट है, तो हम कितना प्रोडक्शन काउंट करेंगे, 60 रुपीज़ का, जो कि फाइनल गुड है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कंट्रास्ट to final goods and goods such as wheat and the wheat flour in the example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in the production of final goods and services. अब यहाँ पे ये बात आती है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे बिस्किट बनाने में आटे ने हेल्प की, तो फ्लेवर क्या होगा, मिल्क क्या होगा, शुगर क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड होगी। तो हम किस लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि फाइनल गुड में इंटरमीडिएट की वैल्यू पहले से ही काउंट होती है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर कार के एग्जाम्पल में बताया। द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स आर सो यूज इन मेकिंग ऑफ द गुड्स, so hence the value of ₹60 for the biscuits already includes the value of flour ₹10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore no correct, because then we would be counting the value of same things a number of times, first time wheat, then as flour, then finally as biscuits. अगर हम यहाँ पे देखें तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को कई बार काउंट करेंगे। मान लो कि उसने 10 रुपीज़ का फ्लोर बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद 15 के बिस्किट बने, 60 के मार्केट में बिके, तो ये 10 रुपये यहाँ पे भी काउंट हो रहे हैं और यहाँ पे भी काउंट हो रहे हैं। ये 15 रुपीज़ यहाँ भी काउंट हो रहे हैं, यहाँ भी काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लोर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दोनों जगह काउंट हो रही है और यहाँ पर भी काउंट हो रही है, 3 जगह काउंट हो जाएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं। जैसे बिस्किट की वैल्यू 60 रुपीज़ है। The value of final goods and services produced in the each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, तो हम तीनों सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं। एंड द सम प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 सेक्टर इज कॉल्ड द GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट मीन प्रोडक्शन। जो कंट्री, विद इन द कंट्री, सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, GDP शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जितना GDP ज़्यादा होता है इसका मतलब इकोनॉमी उतनी बड़ी है, उतनी प्रोग्रेसिव है। और एक कंट्री के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द GDP। इसका मतलब GDP क्या है,
द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये टर्म्स पूछी भी जाती है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में जितना गुड्स और सर्विसेज फाइनल, ये ध्यान रखना, फाइनल इंटरमीडिएट नहीं लेना, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तीनों सेक्टर्स में, उसकी जो टोटल क्या है वैल्यू, उस वैल्यू को क्या कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू और प्रोडक्शन मीन्स उत्पाद। इन इंडिया द मेमो टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज द अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंडिया में जो जीडीपी की काउंटिंग है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट जीडीपी। तो कंट्री में जीडीपी कैसे काउंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है, सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से टोटल वैल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ले लेती है और उसको टोटल कर लेती है, तो वो क्या निकल आता है जीडीपी। यानी कि सभी सेक्टर्स में, तीनों सेक्टर्स में सभी स्टेट्स ने कितना प्रोडक्शन किया, यूनियन टेरिटरीज ने कितना प्रोडक्शन किया, उसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, जीडीपी। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many not developed countries that an initial stage of development primary sector was the most important sector in activity। क्योंकि सबसे प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो इसलिए कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है या जो डेवलप हो चुकी है उसका कभी ना कभी मेन जो सेक्टर है वो क्या रहा होगा, प्राइमरी सेक्टर। As the method of farming changed, the agriculture sector began to prosper. It produced much more food than before. Many people could now take up other activities. जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर हुआ और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होने लगा और लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन बढ़ गए, व्यापारी बढ़ गए। बाइंग द सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स। बिसाइड्स देयर वर ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी सेक्टर, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गई, आर्मी आ गई। हाउएवर at this stage most of the goods and produce were natural products from the primary sector. Most people were also employed in this sector. तो इस तरह से इस सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कि नेचुरल प्रोडक्शन का सेक्टर है। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up to start expanding. Those people who had earlier worked on the farms now began to work in the फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। अब जो प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बनी और लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर से कहाँ चले गए, सेकेंडरी सेक्टर में चले गए। दे फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन द हिस्ट्री चैप्टर्स। पीपल बिगैन मैनी मोर गुड्स एंड वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एंड चीप ट्रेड्स। फैक्ट्रीज़ में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती थी काफ़ी कम कीमत पर तैयार हो जाती थी। सो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ लोग जाने लगे एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के लिए। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टन प्लेस। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड सेक्टर हैज़ चेंज। इस तरह से प्राइमरी सेक्टर से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। और पिछले अगर हम 100 सालों में देखते हैं तो टर्शियरी सेक्टर बहुत तेज़ी से उभरा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में खास तौर पे टर्शियरी सेक्टर जो है वो भी प्रोमिनेंट सेक्टर है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव सेक्टर है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया? Over the years have there been changes similar to pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. अगले पार्ट में ये पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर इंडिया में प्रोमिनेंट है तीनों सेक्टर्स में से, किस तरह से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लोग गए और यहाँ का पैटर्न क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर्स आ सकें। थैंक यू।